हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम लोग 11th का इस सेशन में हम लोग एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी एलिमेंट का या किसी कंपाउंड का, उसके बारे में सीखेंगे। फिर फार्मूला कैसे लिखते हैं इसके बारे में सीखेंगे, और इक्विवेलेंट मास जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं और इक्विवेलेंट मास होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब एटॉमिक मास का बात किया जाए तो एटम होता है, एटम का एक डेफिनेट अमाउंट हम लोग एक अमाउंट फिक्स करते हैं और उसका जो एटॉमिक मास उसका जो मास होता है उसको हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। तो एटॉमिक मास हम लोगों को दो फॉर्म में मिलता है। एटॉमिक मास जब कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास तो दो फॉर्म में हम लोगों को मिलता है। एक फॉर्म को बोलते हैं हम लोग, मतलब दो टाइप से हम लोग एटॉमिक मास के बारे में कैलकुलेट करते हैं। एक जो होता है एवरेज एटॉमिक मास होता है, और एक जो होता है हम लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? तो पहले अगर रिलेटिव एटॉमिक मास का अगर बात किया जाए या एवरेज एटॉमिक मास का ही अगर पहले बात कर लेते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एलिमेंट्स का क्या होता है? आइसोटोप्स होता है। तो आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स का नाम सुने होंगे। आइसोटोप्स उसको बोलते हैं जिसका क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। आइसोटोप्स किसको बोलेंगे? एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, सेम, बट मास नंबर क्या होना चाहिए? इज डिफरेंट। मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा दो एटम जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, वैसे एटम को क्या बोलते हैं? एक दूसरे का आइसोटोप। और आइसोटोप्स जो होता है वो एक ही एलिमेंट का दो डिफरेंट एटम होता है। ठीक है, इसलिए इसका अब किसी एलिमेंट्स का जो इसलिए हो जाता है क्या, किसी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास जो होता है वो फ्रैक्शनल हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने कुछ देखा होगा, जैसे क्लोरीन का देखिएगा तो क्लोरीन का आता है 35.5। ठीक है, उसी प्रकार और सारा जैसे निकेल का देखिएगा, निकेल का क्या होता है 58.7, और उसी प्रकार कोबाल्ट का 58.9। तो ये जो होता है फ्रैक्शनल होने के वजह ये आइसोटोप्स होता है। क्या होता है, एक एलिमेंट्स का जो होता है मोर देन 2 और मोर देन 2 आइसोटोप्स पाया जाता है। तो आइसोटोप्स का क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होने के वजह से क्या होता है, हम लोगों को एक ही एलिमेंट 2 और मोर फॉर्म में मिल रहा है। अब हम लोगों को प्रत्येक का तो अलग अलग आइटम प्रॉपर्टीज सेम ही है, तो हम लोग सेपरेट तो नहीं कर सकते हैं। तो उसका क्या है, प्रत्येक का एवरेज एटॉमिक मास, मतलब प्रत्येक जो है डिफरेंट एटॉमिक मास में उसका होलली हम लोग क्या कर लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेते हैं। और एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करके हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के टर्म में पुट कर लेते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले होता क्या है, पहले मतलब कंप्लीट डिफिनेशन के बात कर लिया जाए। तो हम लोग आइसोटोप्स के अकॉर्डिंग कुछ इसका परसेंटेज आइसोटोप्स का जो होता है परसेंटेज अकोरेंस होता है, मतलब नेचर में कितना परसेंट पाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी आइसोटोप्स है उसके एटॉमिक मास और उसका जो होता है परसेंटेज अबेंडेंस, उससे मल्टीप्लाई करके और टोटल को समेशन ऑफ परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ ऑल आइसोटोप्स
और यहाँ परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। ये फॉर्मूला लगा के हम लोग, या इसी फॉर्मूला को हम लोग और थोड़ा इलेबरेट करें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास, और एवरेज है इसलिए ए भी लगा दिए, एवरेज हो गया। ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे जैसे मान लीजिए एक आइसोटोप्स है जिसका एटॉमिक मास जो है A1 है और उसका परसेंटेज अकोरेंस जो है A1 है, ठीक है, प्लस फिर से किसी दूसरे आइसोटोप्स का एटॉमिक मास A2 है और उसका परसेंटेज अकरेंस A2 है, स्मॉल A2 है, प्लस ऐसा बहुत सारा होगा। और टोटल मिला के अगर इन जनरल हम लोग क्या होता है 100 मान लेते हैं, टोटल अकोरेंस सारे आइसोटोप्स का तो क्या 100% ही होगा, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं। और ये 100 जो होगा वो क्या होगा A1 प्लस A2 और प्लस डॉट डॉट। तो ये फॉर्मूला लगा के भी हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा आपको, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एक क्वेश्चन है, कहेगा आपको इस पे दो टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो कह सकता है एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए, या एवरेज एटॉमिक मास दिया रहे तो उससे कह सकता है परसेंटेज अबंडेंस जो है आइसोटोप्स का कैलकुलेट करने के लिए। जैसे हम लोग क्वेश्चन है, कहेगा फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन if it have कर दीजिए 2 isotopes B79 35 and BR 81 35 having percentage abundance 25 and 75%। देखिए एक का 75 दिया, एक का 25 दिया। अब उसके अकॉर्डिंग आपको कह रहा है क्या, परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट करने के लिए, और क्या होगा परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट करने के बाद इसका एवरेज एटॉमिक मास वो आप बताइए। तो जैसे देखिए हम लोगों को एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए बताएं कि पहला जितने भी आइसोटोप्स है उसका एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास कितना है 79 दिया है, और इसका परसेंटेज अकरेंस कितना दे दिया है 25 दिया है, और प्लस दूसरे का एटॉमिक मास कितना दे दिया है 81, और इसका परसेंटेज अकरेंस कितना दिया है 75, और हम लोगों को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना दे दिया है, हो जाएगा 100। दोनों परसेंटेज अबंडेंस को ऐड करेंगे तो 100, हम लोगों को ये इसका एवरेज एटॉमिक मास हो गया। ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा भी दे देगा परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कहेगा एवरेज एटॉमिक मास दे देगा और कहेगा कैलकुलेट करने के लिए प्रत्येक का परसेंटेज। जैसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज अकोरेंस ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन if it has two isotopes having atomic mass 35 and 37 and their average atomic mass
इज 35.5। इसका एवरेज एटॉमिक मास दे दिया है क्या 35.5, और हम लोग को कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए क्या परसेंटेज अकरेंस। तो हम मान लेते हैं किसी एक का परसेंटेज अकरेंस, लेट परसेंटेज अकरेंस ऑफ, जैसे एक क्लोरीन का आइसोटोप जैसे 35 है और इसका 17 होता है, को मान लेते हैं x, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 100 माइनस x, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग देयरफॉर क्या हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू, आप फॉर्मूला जानते हैं क्या है, एक का A1 इंटू A1 और प्लस A2 इंटू A2 और बाई 100 है। हम लोगों को एवरेज परसेंटेज अकरेंस जो है पता है 35.5 है और इंटू 100 आ जाएगा। और एक का हम लोग एटॉमिक मास तो दोनों का पता है, एटॉमिक मास कितना है, पहला वाला का 35 जिसका मान हम लोग x एज्यूम किए हैं इंटू एक्स, और प्लस दूसरा का हो जाएगा क्या, दूसरा का 37 है और इंटू 100 माइनस एक्स, ये एज्यूम कर लीजिए। अब हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 350 आ जाएगा 3550, ये आ जाएगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3700 और माइनस क्या आ जाएगा 37x। अब देखिए ये आ जाएगा माइनस में इधर जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा 2x माइनस बच जाएगा, इधर आएगा तो 2x आ जाएगा और 2x प्लस में इधर आएगा, ये जाएगा इधर 3700 और माइनस क्या आ जाएगा 3550, ये आ जाएगा। इस दोनों को माइनस कीजिएगा तो हम लोगों को क्या आ जा रहा है, इस दोनों को अगर माइनस कीजिएगा तो हम लोगों को आ जा रहा है क्या, हम लोगों को आ जाएगा 150, तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 150, x कैंसिल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 75, देयरफॉर x इक्वल्स टू हम लोगों को क्या आ जाएगा 75%। और हम लोगों को दूसरा का क्या आ जाएगा, दूसरा आइसोटोप्स मतलब क्या x क्या है A1 है और A2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 100 माइनस 75, देयरफॉर 25%। तो हम लोगों को ये परसेंटेज अकरेंस पता चल गया। तो इस टाइप का हम लोगों को क्वेश्चन दे सकता है, दो टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल है, दो टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को दे सकता है। तो ये हम लोगों को एवरेज एटॉमिक मास हुआ। एक होता है हम लोगों को एवरेज एटॉमिक मास और एक होता है हम लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का बात किया जाए तो ये इंडिकेट करता है किसी नंबर को, एक ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो बताता है किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना टाइम्स हेवियर है देन मास ऑफ वन एटम, mass of 1/12 of one atom of C12 isotope. It indicate the how many times an atom is heavier than mass of one atom, mass of then 1/12 mass of one atom of C12 isotope। तो डेट इज ऐसा कह सकते हैं एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या है, डेट इज एटॉमिक मास इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12
अब इसका हम लोगों को पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 12/6.023 इंटू 10⁻23, क्योंकि मास जो भी एटॉमिक मास दिया रहता है वो 1 मोल का दिया रहता है। अब 12 कैंसिल हो जाता है, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 आ जाता है हम लोगों को, और ये वैल्यू जो आता है वो ग्राम में, और इसको हम लोग बोलते हैं 1 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर किसी एलिमेंट का ऐसा दिया रहे एटॉमिक मास 12 है, जैसे किसी एलिमेंट का एटॉमिक, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास जो है 12 है, इसका मतलब ये है कि ये जो है कार्बन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज 12 टाइम हेवियर देन दिस, इससे 12 टाइम हेवियर है। ठीक है, उसी प्रकार ऐसा दिया रहा है 24 mg का एटॉमिक मास जो है 24 है, इसका मतलब ये है कि कार्बन के 12 एक एटम का मास का 12वें भाग से ये मैग्नीशियम का एटॉमिक मास जो है वो 24 टाइम्स हेवियर है। ये हम लोगों को इंडिकेट करता है। तो एवरेज एटॉमिक मास हम लोगों को, सॉरी रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोगों को ये इंडिकेट करता है। एक आप नाम सुने होंगे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस कीजिएगा तो जो हम लोगों को वैल्यू आएगा वो 1 मोल एटम का उस एलिमेंट का 1 मोल एटम का मास होता है, जिसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो 1 मोल एटम का मास होता है, और वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है 1 मोल एटम को। ठीक है, जैसे हम लोग को अगर जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और इसको ग्राम में लिख दे तो इसका मतलब ये हुआ 1 मोल एटम इसमें प्रेजेंट है, 1 मोल एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, 1 मोल एटम कार्बन का प्रेजेंट है। ठीक है, ये हम लोगों को। और अगर वही किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास यू के टर्म में, देखिए अब एएमयू को अब मॉडर्न हम लोग रिसेंट में अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू से, ओनली यू से, यू लिखिए और एएमयू लिखिए, एक ही बात है। यू का मतलब यूनिफाइड यूनिट और एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और एक एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल। ठीक है, और अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास यू के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब क्या, उसका वो एक एटम का मास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था हम लोगों को रिलेटिव और एवरेज एटॉमिक मास। अब हम लोग चलते हैं मॉलिक्यूलर मास। जब हम लोगों को एटॉमिक मास के बारे में पता हो जाता है तो हम लोग इजिली किसी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो हम लोग जितने भी मॉलिक्यूलर मास, तो हम लोगों को इसमें जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ एटम, हम लोगों को उसको ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये क्या होता है जनरली, सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मास, ऑल द mass of atom present in a molecules, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे H2O का हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो H2O में कितना एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। सिंबल जहां जहां पुट किए वहां पे इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है और टोटल 2 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, और टोटल कितना है, 1 है। तो 16 इंटू 1 सबको ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 + 16 = 18। जैसे हम लोगों को HCl रहा, इसका कैलकुलेट करना हो तो HCl का क्या होगा, हाइड्रोजन 1 है और प्लस Cl भी 1 है। अब सबका एटॉमिक मास पुट कर दीजिए, 1 × 1 और प्लस Cl का 35.5 × 1 मतलब क्या, 36.5 हम लोगों को आंसर आ गया। तो
किसी का भी एटॉमिक मास इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2SO4 रहा तो हम लोग कितना H2SO4 है, H2SO4 में हाइड्रोजन का 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 4 एटम है। सबका 2 इंटू, इसका हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 इंटू 1 मतलब 2, और सल्फर का 32 होता है तो 32 और इंटू 1 मतलब 32, और ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 4 मतलब 64। ऐड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा हम लोगों को टोटल 64 30 96, 64 और 32 96 और 2 98, हम लोगों को ये आ गया। अगर हम लोगों को CaO का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का 40 और इंटू 1 प्लस 40 और 60, हम लोगों को क्या आ जाएगा 56। अगर NaOH का निकालना हो तो क्या आ जाएगा, Na का 23 और प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1 इक्वल्स टू 40, हम लोगों को ये एटॉमिक मास आ जाएगा, सॉरी मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो जब हम लोगों को एटॉमिक मास पता रहेगा किसी एलिमेंट का तो हम लोग उसके हेल्प से इजिली किसी भी कंपाउंड्स का हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन आयंस का भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट, आयनिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आयंस रहेगा तो उसके मास को हम लोग बोलेंगे आयनिक मास, जैसे मॉलिक्यूल्स रहा तो उसके मास को हम बोले मॉलिक्यूलर मास। उसी प्रकार हम लोग एटॉमिक आयंस रहेगा तो उसके मास को हम लोग आयनिक मास बोलेंगे। कुछ जैसे कॉम्प्लेक्स रहेगा, जैसे इस टाइप का Na2CO3 और इंटू 10H2O डॉट 10H2O, तो इसका कैलकुलेट करना हो मॉलिक्यूलर मास तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका कैलकुलेट करने के लिए जैसे हम लोग Na का क्या हो जाएगा 2 है और प्लस, और कार्बन कितना है 1 है, कार्बन 1 है तो C इंटू 1 और प्लस ऑक्सीजन कितना है इसमें 3 है और प्लस 10, और ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम लोगों को क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 और प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 1। अब हम लोगों को 23 इंटू 2, सोडियम का क्या होता है 23 होता है, प्लस हम लोगों को कार्बन का क्या होता है 12 इंटू 1 और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3 और प्लस 10 इंटू, अब हाइड्रोजन का 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा 46 और प्लस 12 और प्लस हम लोगों को 48 और प्लस हम लोगों को ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 18 और 10 जा 180। इस दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो 100, इस तीनों को सारे को ऐड कीजिएगा तो 286 आता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे डॉट वाला रहे तो हम लोग इजिली कैलकुलेट कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अब हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को दो चीज पता होना चाहिए, एक फार्मूला मास और एक वैलेंसी, और इन सिंपल वर्ड में बोले तो एन फैक्टर पता होना चाहिए। तो उससे पहले थोड़ा आयंस का एक दो देख लेते हैं। आयंस जैसे SO4 2 माइनस का हम लोग कैलकुलेट करना है, तो चार्ज आने और जाने से मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो चार्ज यहाँ पे है उससे हम लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे SO4 है तो SO4 में सल्फर है, कितना है 1 है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 4 है, और चार्ज से तो कोई मतलब ही नहीं है। सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, हम लोग को क्या आ जाएगा 64 32 96, तो हम लोगों को यह आ जाएगा। उसी प्रकार NH4 प्लस रहा तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, आयंस भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए इक्विवेलेंट मास पे हम लोग चलते हैं, इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लोगों को ऊपर जो भी फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला मास और बाई उसका हम लोग एन फैक्टर लेंगे। एन फैक्टर क्या होगा इसके बारे में अगर बात किया जाए, एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या होगा इसके बारे में अगर बात किया जाए तो आइए हम लोगों को ये फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट मास। उसके लिए हम लोगों को पहले एन फैक्टर जानना पड़ेगा, एन फैक्टर होता क्या है। तो एन फैक्टर का बात किया जाए,
एन फैक्टर, तो या तो इसके किसी एलिमेंट के लिए निकालेंगे, तो एलिमेंट के लिए हम लोगों को ये क्या होगा, किसी एलिमेंट के लिए एन फैक्टर जो होगा वो वैलेंसी के इक्वल होता है, ठीक है, वैलेंसी। अगर यही किसी हम लोग कंपाउंड्स के लिए सॉरी एसिड के लिए बात किया जाए, एसिड के लिए एन फैक्टर, तो एसिड का बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी, और बेसिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ H प्लस, ठीक है, गिवन बाय एसिड। एसिड कितना H प्लस दे सकता है उसको हम लोग बोलेंगे एन फैक्टर। और अगर किसी बेस के लिए अगर निकाला जाए तो बेस के लिए एसिडिटी होता है, और एसिडिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय बेस। बेस कितना OH माइनस। और साल्ट के लिए अगर कैलकुलेट करना हो तो साल्ट के लिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हम लोग देखते हैं। साल्ट के फॉर्मूले में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कितना है उसका देखते हैं। प्रत्येक के केस में हम लोग अब इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करके देखेंगे। ये हम लोगों को एन फैक्टर हो सकता है। ये जो एन फैक्टर है वो हम लोगों को या तो हो सकता है एलिमेंट का वैलेंसी, या एसिड का हो सकता है बेसिसिटी, या बेस का हो सकता है एसिडिटी जो मतलब OH माइनस, और साल्ट के लिए पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। जैसे एग्जांपल पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे AlCl3 हुआ तो Al पे 3 प्लस है और Cl पे 3 माइनस है, तो 3 Cl पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, और निगेटिव चार्ज कितना हो गया, 3 हो गया। तो या तो आपको पॉजिटिव चार्ज लेना है, नहीं तो निगेटिव चार्ज लेना है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट का देखेंगे, कुछ फिर हम लोग जैसे फॉर एलिमेंट का अगर बात किया जाए तो एलिमेंट के लिए जैसे हम लोग अगर एल्युमिनियम का निकालना हो, एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एटॉमिक मास को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार इक्विवेलेंट मास को E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्युमिनियम का अगर E ऑफ एल्युमिनियम, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो हम लोग एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, फार्मूला मास मतलब एटॉमिक मास, फार्मूला तो Al होता है, Al का मास कितना होता है, तो 27, और इसका वैलेंसी जो होता है वो 3 होता है। तो हम लोग इसको इजिली क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, और इसका जो हम लोगों को आ गया आंसर 9। इक्विवेलेंट मास क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को जैसे इसी प्रकार मैग्नीशियम का निकालना हो, Mg का, तो Mg का क्या आ जाएगा 24 और बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों को 12। तो ऐसे हम लोग एटॉमिक मास एलिमेंट का निकाल लेंगे। अगर एसिड का बात करें तो एसिड के लिए जैसे HCl के लिए हम लोग निकालें इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास HCl का क्या हो जाएगा, HCl का फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा 36.5 होता है, और इसका एक H प्लस, इसमें एक ही हाइड्रोजन है तो एक H प्लस दे सकता है, इसलिए इसका 1 मतलब 36.5 हो जाएगा। अगर यही H2SO4 रहता तो H2SO4 तो ये 2 H प्लस देता है, तो क्या हो जाएगा, इसका तो 98 मोलिकुलर मास निकाले हैं 2, तो क्या हो जाएगा 49। उसी प्रकार HNO3 का हम लोगों को क्या हो जाएगा 63 होता है, और बाई 1 इक्वल्स टू 63। हम लोग बेस के लिए अगर फॉर बेस के लिए निकाले, बेस के लिए जैसे NaOH हुआ, NaOH का क्या होता है, एक OH दे सकता है, और इसका 40/1 मतलब 40 हो जाएगा। उसी प्रकार MgOH होल ट्वाइस को अगर निकाले तो 24 और 37 हो जाएगा हम लोगों को क्या 58/2 इक्वल्स टू हम लोगों को हो जाएगा 29। हम लोगों को ये इसका इक्विवेलेंट मास हो गया, ठीक है। हम लोगों को जैसे अब कुछ साल्ट के लिए देख लेते हैं 2-4। तो साल्ट के लिए अगर कैलकुलेट करना होगा तो क्या हो जाएगा, साल्ट के लिए जैसे ये साल्ट है, साल्ट जैसे AlCl3 का निकालना हो तो AlCl3 का क्या हो जाएगा 27 और इंटू Cl का 35.5 और इंटू 3 और बाई इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज कितना है +3 और इस पे निगेटिव चार्ज -3 है, मतलब टोटल 3 से डिवाइड कर दीजिए, हम लोगों को आंसर आ गया, ठीक है। तो इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन दीजिएगा,
हम लोगों को इजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कितना आ जाएगा 9 और 44.5 आ जाएगा लगभग अराउंड। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसी प्रकार अगर जो हम लोगों को ऐसा हो MgCl2 का कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा इसका 24 और प्लस हम लोगों को आ जाएगा 71, मतलब क्या 95 और 95 बाई हम लोगों को 2 करेंगे। इसका MgCl2 पे 2 प्लस चार्ज है तो 2 करेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, हम लोगों को इसका आ जाएगा 47.5। तो ये हम लोगों को इसका, तो किसी साल्ट के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं, किसी के लिए भी इक्विवेलेंट मास अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों को एटॉमिक मास, फिर हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास, फिर एटॉमिक, फिर हम लोग इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।